डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सॉल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया, इसमें होता है क्या? तो निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश के किरण को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से फैला देता है। अतः अवतल लेंस को कॉनकैव लेंस, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? देखिए, चाहे वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो या राजकीय आपातकाल हो, तीनों ही स्थिति में, तीनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रखा जाता है। किसके विचारार्थ के लिए? राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल होगा अनुच्छेद 360 में। कितना में? 360 में। यदि आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लागू किया गया है, तो कितने बार हुआ है फ्रेंड्स? तो एक बार भी नहीं हुआ है भारत में लागू। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 का क में। इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था, तो देखिए, मूल संविधान में एक भी नहीं था। ठीक है, था एक भी नहीं, लेकिन इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976, कितना? 1976 के द्वारा 10 जोड़ा गया। संविधान के उपखंड में भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का एक उपखंड 51 का क जोड़कर 10वीं मूल कर्तव्य को रखा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वें कितने संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि कुल कितना हुआ? तो 11, यानी कि मूल संविधान में एक भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 11 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 का क। ठीक है, यहाँ पे 4 का क जोड़ लेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके दल बदल को विरोध करने वाला कानून बनाया गया। ठीक है, किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। तो आंसर तो निकल गया होगा। क्या होगा इसका? बी ऑप्शन, दल बदल तथा अनर्हताएँ। लेकिन भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया, लेकिन इसे अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। कम गहराई में जाने वाला समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम या नाइट्रोजन कुछ भी ले जा सकता है। ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों में से कुछ भी ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन अधिक गहराई में जाने वाला समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ केवल हीलियम ले जाएगा। क्या ले जाएगा? केवल हीलियम।
हालांकि ऐसा नहीं है कि हीलियम के बदले यदि नाइट्रोजन भर कर ले जाएगा तो पानी में जाते ही मर जाएगा। नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक वो पानी में रहेगा तब तक उसके शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आएगा तो वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो रक्त तक पहुंच गया है, वो नाइट्रोजन बबल के रूप में प्रत्येक कोशिका से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब तक नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकल नहीं जाएगा तब तक वो बेहोश अवस्था में रहेगा, लेकिन मरेगा नहीं। और जैसे जैसे ही नाइट्रोजन बाहर निकलता जाएगा तो वो फिर से सेंस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यदि रहता कि अधिक गहराई में जाने वाला समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ केवल हीलियम और कम गहराई में जाने वाला समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम या नाइट्रोजन कुछ भी ले जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं और ऋणात्मक यप से आवेशित होते हैं। देखिए इसे याद रखिएगा, परमाणु के केंद्रक के भीतर P+N रहता है। ठीक है, लेकिन परमाणु के केंद्रक के बाहर नाइट्रोजन ना होकर के इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, द गोपचन, क्या बोल रहे हैं? द गोपचन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। और पी से हो गया प्रोटॉन। ठीक है, पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। इसके खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। और एन से न्यूट्रॉन और सी एस से जेम्स चैडविक। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? ये तीनों अस्थायी कण है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। यही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का भी खोज किया था। किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का। अब देखिए हमने कहा कि ये तीनों क्या है? अस्थायी कण है। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन में क्या है दिया हुआ? प्रोटॉन। ठीक है, सॉरी, सी ऑप्शन में पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया था। और पाई मेसॉन का खोज युकावा ने किया था। और न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था। और ये जो तीनों है, पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन और न्यूट्रॉनों, ये तीनों क्या है? अस्थायी कण है। इसे याद रखेंगे, अस्थायी कण और अस्थायी कण। ठीक है, ये तीनों अस्थायी कण है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो गोल्ड, सोना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि सोना किसका अयस्क है, तो कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट का। किसका अयस्क है फ्रेंड्स? कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट का। चांदी का सबसे प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? अर्जेटाइट का। ठीक है, सोडियम, Na, इसका क्या हो जाएगा? इसका बहुत है। ठीक है, जैसे बोरेक्स है, जिसे सुहागा भी कहते हैं, ग्लोबल साल्ट है, चिली साल्ट पीटर है, NaSO3, जिसे सोडियम नाइट्रेट्स कहते हैं। और क्या हो जाएगा? नॉर्मल साल्ट, NaCl। ठीक है, और तांबा का क्या हो जाएगा? तांबा का हो जाएगा क्यूप्राइट। ठीक है, क्या होगा? क्यूप्राइट। इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन, स्वर्ण, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस पौधाधार गैस नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, सबसे प्रमुख कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही। तो क्या नहीं होगा फ्रेंड्स? नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? मतलब खाने वाला हिस्सा शल्य पत्र में, ठीक है, खाने वाला हिस्सा शल्य पत्र में। लेकिन जब भी प्याज आएगा तो प्याज का खाने वाला हिस्सा भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टीम है। समझे? यदि क्वेश्चन पूछता कि ये जो भूमिगत तना है अंडरग्राउंड स्टीम है, यह कितने भागों में रूपांतरित होता है? तो 4 भागों में रूपांतरित होता है। जैसे प्रकंद, अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम, इसका उदाहरण है अदरक एवं हल्दी। क्या है इसका? अदरक एवं हल्दी। दूसरा हो जाएगा कंद, ट्यूबर, इसका उदाहरण है आलू, इसका एक ही उदाहरण है आलू। तीसरा है शल्यकंद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बल्बिस, इसका उदाहरण है प्याज और लहसुन, ठीक है। और चौथा है धनकंद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्न, इसका उदाहरण है ओल एवं अरबी। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। अब आपका क्वेश्चन पूछा है कि प्याज और लहसुन का खाने वाला हिस्सा, तो क्या हो जाएगा? प्याज का पत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं शल्य पत्र, ठीक है। देखिए इसका हम एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, शल्य पत्र कहाँ पे होता है। देखिए फ्रेंड्स, यही जो है यही है शल्य पत्र, ठीक है। यही क्या है फ्रेंड्स? शल्य पत्र। इसी को खाने वाला हिस्सा बोला जाता है, ठीक है। कंद में आयरन, कैल्शियम तथा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। कंद में आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है। आप बताएंगे कि प्याज काटते समय गंध आता है और आँखों से आंसू निकलता है, क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर का यौगिक एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लेकिन लहसुन से गंध आने का कारण क्या होगा? एलाइल प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड। एक बार फिर से बोलिएगा, एलाइल प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड के कारण लहसुन से गंध आता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन, शल्य पत्र, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ का अर्थ क्या है? तो सकल लाभ का अर्थ है कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक, फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी। देखिए रिंग वर्म, वलय कृमि, इससे सामान्यतः दाद रोग भी कहा जाता है, ठीक है, जो कवक से होता है। कवक के द्वारा हम लोग के शरीर में होने वाला रोग, जिसका ट्रिक है ए दाद खाग। क्या है फ्रेंड्स? ए दाद खाग। यहाँ पे देखिएगा, ए दाद खाग। अब जो देखिए यहाँ पे जो ए है, ए से 2 गो रोग हो गया, एक्जिमा और एथलीट फुट। क्या हो गया? एक्जिमा और एथलीट फुट। और यहाँ पे जो दा हो गया, यही है दाद, दाद रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिंग वर्म। और ये दूसरा जो द है, इसे होता है दमा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? दमा। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं अस्थमा, दमा को अस्थमा कहते हैं, ठीक है। और खास हो गया क्या? खुजली, स्कैबिज, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्कैबिज। और गैस से हो गया गंजापन, ठीक है। ये दाद खाग, इससे आप याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिंग वर्म, वलय कृमि। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन का कार्य क्या है? हम लोग के शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन वसा से होता है, लेकिन तुरंत ऊर्जा चाहिए शरीर को, तो उसके लिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो ओरल कैविटी से ही हो जाता है। हालांकि वसा का आंशिक पाचन स्टोमक अमाशय में, ठीक है, होता है, लेकिन इसका लंबा प्रोसेस है, बाद में हम कभी फिर समझा देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? शरीर का ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का अभिप्राय है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो तब हम लोगों को बनता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आंसर क्या होगा? GNP में से मूल्यह्रास। ठीक है, GNP में से मूल्यह्रास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत क्या होगा? एक समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑक्टरलोनी मेमोरियल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? तो निषेचन की प्रक्रिया बाहरी तौर पर टेस्ट ट्यूब प्रखनली में कराई जाती है और तब वह प्लांटेशन कर दिया जाता है माँ के यूट्रस में, माँ के गर्भनाल में। बच्चे का विकास माँ के गर्भाशय में, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया प्रखनली में। आंसर निकल गया होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो दिल्ली की स्थापना तोमरों के द्वारा किया गया था। अजमेर के चौहान ने दिल्ली को तोमर से छीन लिया था। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने, लेकिन अजमेर के चौहान ने दिल्ली को तोमरों से छीन लिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि तोमरों से दिल्ली को किसने छीना? तो किसने छीना था फ्रेंड्स? चौहानों ने छीना था। ठीक है, जिसकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, तोमरों के द्वारा दिल्ली का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, महरौली में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जहाँ पर यह मस्जिद है वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, जैसे अलाई दरवाज़ा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश का मकबरा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली का लौह स्तंभ लेख है। भारत में मकबरा और मदरसा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है फ्रेंड्स? इल्तुतमिश को। ध्यान देंगे, कुतुब मीनार का नींव तो रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की स्मृति में, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो अलाई दरवाज़ा है वो शुद्ध इस्लामिक शैली में है। अलाई दरवाज़ा किस शैली में है फ्रेंड्स? शुद्ध इस्लामिक शैली में। ठीक है, जिसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि इंडो इस्लामिक शैली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है जिसका निर्माण हुआ था इंडो इस्लामिक शैली में। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो किसके साथ रखे थे फ्रेंड्स? पुर्तगाली के साथ। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? इंडो ग्रीक शैली में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि इंडो ग्रीक शैली का विकास सबसे पहली बार इंडो ग्रीक शासक के द्वारा किया गया था, जिन्होंने भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सोना का सिक्का चलाया था। ठीक है, लेख युक्त और चित्र युक्त। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सर्वाधिक विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुआ। इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि इस शैली में निर्मित पहला मूर्ति किसका था, तो महात्मा बुद्ध का, और सर्वाधिक मूर्ति भी महात्मा बुद्ध का था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो 10वें सिख गुरु जिन्होंने बाहुल प्रणाली और खालसा पंथ की शुरुआत किया, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना शहर में हुआ था। ठीक है, वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हरिराय जो है, हरिराय वो 7वें सिख गुरु थे। ठीक है, और गुरु हरकिशन 8वें गुरु थे, जिनका काल सबसे छोटा था, इनका काल सबसे छोटा था। और तेग बहादुर जो है वो 9वें गुरु थे, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय के साथ देने के कारण फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में मछली पकड़ने का स्थान कहाँ पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। ठीक है, देखिए इसे पूरे विश्व में महासागरीय क्षेत्र में गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा को वापस में मिलने से वहाँ पे समुद्री घास प्लेंटन का विकास होता है। किसका विकास होता है फ्रेंड्स? समुद्री घास प्लेंटन का विकास होता है, जो समुद्री मछली का प्रमुख आहार है। यह जो प्लेंटन है वो कहाँ है? वो दो महासागरीय क्षेत्र में स्थित है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर में। एक स्थान पर प्रशांत महासागर में जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोसिबो नामक गर्म जलधारा एवं ओखोटक्स नामक ठंडी जलधारा के मिलने से एक डाबर बैंक का विकास हुआ है। ठीक है, किस बैंक का? डाबर बैंक का। और दूसरा जो है अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बगल में गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा के मिलने से ग्रांड बैंक का निर्माण हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, उष्ण और शीतल धाराएं मिलती है तो वहाँ मछली पकड़ने का स्थान पाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का प्लेंटन घास का विकास होता है, जो मुख्यतः वो मछलियों को भोजन का आहार है। यदि अब आपसे कोई पूछेगा कि डाबर बैंक एवं ग्रांड बैंक का विकास कैसे हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन इसका जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो सागा दावा बौद्ध धर्म का पवित्र पर्व है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। कितने फ्रेंड्स? 24 तीर्थंकर थे। इसके पहले संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को पालन करने के लिए 4 नियम दिए, सत्य, अहिंसा, और बाकी का जो 2 है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका इस 4 नियम के बारे में मैंने 2 के बारे में बताया है, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, और बाकी का 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा फ्रेंड्स, महावीर स्वामी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, रोगवस्की बांध जो ताजिकिस्तान में है स्थित है। भारत का सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध भाखड़ा बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है फ्रेंड्स? टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, रोगवस्की ताजिकिस्तान में है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था की थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान जिसने पहली बार नहर बनवाया, गैसुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नहरों का जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो कंफ्यूशियस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, कोचीन केरल में है, पारादीप भारत का दूसरा गहरा बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। तो क्या नहीं होगा फ्रेंड्स? जितने भी सी ऑप्शन लगाए हैं वो सब सही है। ठीक है, रामेश्वरम यही होगा, ये बंदरगाह नहीं है, समुद्री बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निशांधता किसकी कमी के कारण होता है? तो निशा मतलब रात, रात का अंधापन किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? विटामिन ए की कमी से। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी सबको पता होगा। ठीक है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और महिलाओं में ऑक्टोमलेशिया। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्टोमलेशिया। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि विटामिन बी जो है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी कोई भी विटामिन नहीं है। विटामिन बी एक समूह है, ब्रांच ऑफ विटामिन, विटामिनों का समूह। इसमें कई विटामिन होते हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, और सभी का रासायनिक नाम अलग होता है और उनकी कमी से रोग भी अलग होता है। मैं इसे फिर कभी डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? भौतिकी के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम जो उच्च मार्ग है वो वर्तमान में पीओके के अधीन है, जहां पाकिस्तान से चीन का रास्ता जाता है, पाक एवं चीन। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दाल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो किसके द्वारा पारित किया जाता है फ्रेंड्स? संसद के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध 1815 में किनके मध्य लड़ा गया था, यानी कि किनके बीच लड़ा गया था? तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूस ऑफ वेलिंगटन के बीच में हुआ था, जहां फ्रांस के सेनापति था लिटिल कारपोल नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन का सेनापति ड्यूस ऑफ वेलिंगटन।
जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, उसे सेंट हेलिना द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया था, जहां उसे 1921 में मृत्यु हो गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच हुआ था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था, उसके बाद पशु पालना सीखा था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आग जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, तो किसका अंश अधिक होता है फ्रेंड्स? निकेल का। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और आज का लास्ट सवाल, संसद के सदनों में शून्यकाल के प्रारंभ होने का समय है, तो इसे समझिएगा, इसे ध्यान से समझेंगे आप। संसद का पहला जो सत्र है, पहला सत्र की शुरुआत 11 बजे से होता है, जिसमें पहला घंटा प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक का होता है, जिसमें तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्राप्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि किसी कारणवश कोई करंट मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा और किसी का भी ध्यान उस प्रश्न काल में नहीं गया है, तो 12 बजे से 1 बजे तक, जिसे जीरो आवर कहा गया, इस काल में उस ज्वलंत मुद्दा को उठाया जाता है जो किसी कारण से प्रश्न काल में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकाल जो है वो कितना बजे से हो जाएगा? 12 बजे से। ठीक है, दोपहर 12 बजे से। ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है वो प्रश्नकाल समय होता है। इससे ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, शून्यकाल और प्रश्नकाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।